हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका BN प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको आज धातु के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो धातु जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ धातु जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं और कुछ कम क्रियाशील होते हैं, और कुछ दोनों के बीच में होते हैं। कोई होते हैं बहुत कम क्रियाशील, कोई मध्यम वर्ती के क्रियाशील, और कोई क्रियाशील होते ही नहीं है। तो ये कैसे प्रकृति में उपस्थित होते हैं। तो सोना और प्लेटिनम मतलब AU और PT जो धातु है, यह मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि प्रकृति से इसका ऑक्सीजन से कोई संयोग नहीं होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यह अपना अस्तित्व को बरकरार रखता है, ज्यों की त्यों बनी हुई रहती है। इसीलिए ये जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा धातु है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसका जवाब आपको क्या हो जाएगा? सोना या प्लेटिनम। तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है क्योंकि यह कम क्रियाशील है, जबकि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। मतलब जितना भी धातु है उस सबों में अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, जिसका संकेत K होता है। अब आपको है कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है। तो सबसे पहले खनिज जो है किसको हम कहेंगे उसको समझिए। खनिज वैसा प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और जिसमें धातु की कुछ मात्रा पाई जाती है, उसी पदार्थ को हम खनिज कहते हैं। उसे खौन करके निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से, इसीलिए उसका नाम हुआ खनिज। ख माने खोद कर, नीज माने उसके नीचे से, पृथ्वी के नीचे से जिसको हम खोद के निकालते हैं उसको हम खनिज कहते हैं। तो अब ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई खनिज में धातु की मात्रा है, लेकिन उस धातु को उस खनिज से प्राप्त करने में अगर जितना का धातु प्राप्त हो उससे अधिक लागत हो जाए तो उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे, वो केवल खनिज कहलाएगा। मतलब जितना के बउआ न उतना के झुनझुन्ने हो जाएगा, तो ये काम चलने वाला नहीं है। इसलिए वो खनिज को क्या होगा, खनिजे रह जाएगा। लेकिन उसी खनिज में से वैसे खनिज को हम चुनेंगे जिससे उसके धातु का निष्कर्षण सस्ते दर पर और आसानी प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। उसी खनिज को हम अयस्क कहते हैं। कंफ्यूज में नहीं पड़े, मतलब खनिज में से ही अयस्क का चुनाव किया जाता है, तो उसी खनिज को हम अयस्क कहेंगे जिससे सस्ते दर पर और आसानी से क्या किया जा सके, धातु प्राप्त किया जा सके। जैसे में आपको जिंक का अयस्क ZnS जिंक ब्लेंड्स होता है, उसी प्रकार एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, जिससे हम एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करते हैं। तो नोट है कि यह हमेशा आप याद रखें कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। मतलब जितना अयस्क है वो खनिज जरूर होगा, लेकिन सब खनिज अयस्क नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि धातु कर्म जिसको इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। धातु कर्म क्या है? तो अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। मतलब क्या है कि अयस्क में अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिली रहती है, उसको हम दूर करते हैं। तो दूर करके शुद्ध करके जब हम धातु प्राप्त करते हैं, तो जिस जिस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, करना पड़ता है,
उसको हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। उसके बाद है कि गैंग मैट्रिक्स या धात्री क्या है। गैंग मैट्रिक्स या धात्री, नाम तीन गो है लेकिन जवाब सब एक ही होगा। मतलब गैंग मैट्रिक्स या धात्री क्या है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं या धात्री कहते हैं। कहने का मतलब है कि सोना है या चांदी है या नमक है, सोडियम है, पोटेशियम है, कहीं पर जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ नहीं है कि हम जाएंगे और उसको खोद के निकाल लेंगे। मतलब पृथ्वी के अंदर वह जरूर है लेकिन वह संयुक्त अवस्था में है, बहुत अशुद्धियां उसमें मिली हुई होती है। तो जो अयस्क में जो धातु, जिस धातु का अयस्क है, मान लिया जाए कि वो धातु की मात्रा है, वो तो ठीक है, उस धातु की मात्रा के बाद जो उसमें अनेक प्रकार की कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू के कण जो उपस्थित होते हैं, वही अशुद्धि सबको हम क्या कहते हैं, गैंग मैट्रिक्स या धात्री कहते हैं। ये हो गया आपको गैंग मैट्रिक्स या धात्री। अब कहता है अयस्क का सांद्रण क्या है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। मतलब क्या है, जब हम अयस्क से धातु प्राप्त करेंगे तो उसमें अशुद्धि को दूर करना पड़ेगा। तो दूर करने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निस्तापन यानी कैल्सिनेशन क्या है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां के लिए आपको कि निस्तापन क्या है और भर्जन क्या है। कितना बार पूछा गया है कि निस्तापन को परिभाषित करें या भर्जन को परिभाषित करें, या फिर कहेगा निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। इसको आप जरूर याद कर लेंगे। तो निस्तापन, हवा की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अयस्क को इसमें हवा की अनुपस्थिति में, मतलब वहां पर हवा उपस्थित नहीं होता है, और तब जाकर के उसको हम खूब गर्म करते हैं, काफी उच्च ताप पर गर्म करते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि उस उतना ही ताप तक गर्म करेंगे जितना पर कि वह पिघले नहीं, माने पिघलने से कम ताप तक गर्म करेंगे। ऐसा करने से अयस्क जो है ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। जैसे CaCO3 ये कैल्शियम का अयस्क है। तो ये क्या है कि CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो अब देखिए यहाँ ये जो CaCO3 था ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो अयस्क कौन चीज में बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया। अब ऑक्साइड किसको कहते हैं जी, तो जिसके अंत में O लगा हुआ है उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि CaO हो गया तो O लगा हुआ है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया। उसी प्रकार से Al2O3.2H2O, मतलब ये बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.2H2O, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। उसे जब हम गर्म करते हैं तो इसकी जल की मात्रा जो है अलग हो जाता है और Al2O3 बन जाता है। यहाँ भी यह क्या है, ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अब है आपको अगला पॉइंट की, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जारन या भर्जन क्या है। जारन या भर्जन क्या है, तो हवा की उपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम भर्जन या जारन कहते हैं। तो देखिए दोनों निस्तापन और भर्जन में कोई विशेष अंतर नहीं है।
दोनों में अयस्क किसमें बदलते हैं? ऑक्साइड में बदलते हैं। लेकिन सिर्फ अंतर इतना ही है कि निस्तापन की प्रक्रिया को हवा की अनुपस्थिति में कराई जाती है और जारण या भर्जन की जो क्रिया होती है उसको हम हवा की उपस्थिति में कराते हैं। मतलब भर्जन को हवा की उपस्थिति में, अनिस्तापन को हवा की अनुपस्थिति में संपन्न कराते हैं। इसमें भी अयस्क को काफी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है उसके गलनांक के नीचे, और उसमें भी अयस्क ऑक्साइड में बदलते हैं। जैसे क्या है कि 2ZnS जिंक ब्लेंड्स, ये जिंक का अयस्क है जिसको हम 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या बनता है कि ZnO जिंक ऑक्साइड बन गया, 2 अणु जिंक ऑक्साइड बन गया और 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सल्फाइड गैस किस चीज में? ऑक्साइड गैस में बदल गया। उसी प्रकार से 2PbS लेड, शीशा का अयस्क है, गैलेना जिसका नाम है, PbS, इसको भी 3O2 से मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो 2PbO बन गया प्लस 2SO2 बन जाता है। इस प्रकार से भर्जन की क्रिया हुआ। अब नोट, यह याद रखें कि निस्तापन जो है ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि भर्जन की प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये बताइए कि भर्जन के द्वारा हम किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करते हैं या किस प्रकार के अयस्क को हम उस प्रक्रिया से धातु प्राप्त करते हैं। तो किसके लिए हो जाएगा? सल्फाइड अयस्क के लिए। तो ये भी याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क हम कहेंगे किसको? तो वैसा सूत्र, वैसा अयस्क का सूत्र जिसमें S लगा हुआ हो तो उसी को हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। तो सल्फाइड अयस्क के द्वारा भर्जन की क्रिया कराई जाती है, जबकि ऑक्साइड मतलब जिसमें O लगा हुआ हो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CO3 लगा हुआ हो, उसके लिए हम निस्तापन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि गालक या फ्लक्स क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसे अयस्क में मिलाकर गर्म करने से अगलनीय अशुद्धियां घुल जाती है उसे हम गालक कहते हैं। जैसे SiO2, सिलिका। मतलब क्या है? कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जिसमें अशुद्धि जो पाई जाती है वो जल्दी गलता नहीं है, तो उसको गलाने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से कुछ पदार्थ मिलाया जाता है जो कि अगलनीय को गला देता है, उसी को हम फ्लक्स कहते हैं या गालक कहते हैं। जैसे SiO2। अगला पॉइंट है कि धातु मल स्लेग क्या है? तो द्रावक या गालक अगलनीय अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके जो घुलनशील नया पदार्थ बनाता है उसे हम धातु मल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ अयस्क में अगलनीय अशुद्धि होती है जिसे गलाने के लिए हमें बाहर से बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, तो वही अगलनीय पदार्थ जो उसमें उपस्थित है अयस्क में वह, और प्लस में जो पदार्थ हम अलग से उसमें गालक मिला है, दोनों अभिक्रिया करके एक गलनीय पदार्थ बनाता है, उसी को हम धातु मल या स्लेग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि परगलन क्या है, स्मेल्टिंग क्या है? तो धातु के ऑक्साइड को कोक या कोयला मतलब कार्बन के साथ मिलाकर धातु की प्राप्ति की जाती है। इसी प्रक्रिया को हम परगलन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऑक्साइड अयस्क है ZnO, जिंक का ऑक्साइड अयस्क हुआ, जिसको हम कार्बन से जब अभिक्रिया कराएंगे तो Zn धातु जिंक धातु बन जाता है, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो जिंक धातु प्राप्त हो गया कौन चीज से? जिंक के ऑक्साइड से। तो इसका अभिक्रिया हम किससे कराए? कार्बन से कराए। तो यही कार्बन से ऑक्साइड अयस्क को अभिक्रिया कराना क्या कहलाता है? परगलन की क्रिया कहलाता है। हम नोट हमेशा याद रखें
कि अब देखिए धातु कै प्रकार का हुआ, 3 प्रकार के। एक में हुआ खूब अधिक क्रियाशील धातु, 2 में हो गया मध्यम क्वालिटी की क्रियाशील धातु, और तीसरा में जो बहुत ही कम क्रियाशील धातु जो कि अभिक्रिया 9 के बराबर करता है। तो तीनों को हम किस प्रकार से उसको हम प्राप्त करते हैं, तो 1 नंबर नोट में है कि अधिक क्रियाशील धातु को जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया इत्यादि को हम विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है कि कम क्रियाशील, मतलब क्रियाशील है लेकिन ज्यादा नहीं है, कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील धातु को हम निस्तापन या भर्जन प्रक्रिया द्वारा, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, लोहा हो गया, इसको हम किससे प्राप्त करते हैं, निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, बहुत नहीं के बराबर, जैसे एयू है, कॉपर है, चांदी है, प्लेटिनम है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जारन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से देखते रहिए बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल और लाभ उठाते रहिए, इससे भी हम अच्छा तरीके से आपको बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।